लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चंडीगढ़ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला दिया है। 2 दिन की सुनवाई और मतदान की वीडियो देखने के बाद अदालत ने मेयर चुनाव के नतीजे रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की है। चीफ जस्टिस ने बैलेट पेपर भी देखे और सीजेआई ने देखा कि सभी 8 में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मोहर इन 8 में लगी है, लेकिन बाद में लाइन खींची गई है। फिर कोर्ट ने मेयर चुनाव के रिजल्ट को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव कानून के अनुरूप नहीं था। अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान कथित धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे रद्द किए। कोर्ट ने कहा कि 8 वोट निरस्त करने का निर्णय गलत था। पीठासीन अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया। कोर्ट ने कहा कि मतपत्र खराब नहीं थे, ऑफिसर का बर्ताव गैर कानूनी था। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई हो। अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उन 8 बैलेट पेपर को देखना चाहते हैं जो अमान्य हुए थे। सीजेआई ने बैलेट पेपर देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मसीह से पूछा कि आपने कल कहा था कि मैंने उन बैलेट पेपर पर निशान लगाया था जो खराब थे। आज पेपर आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो 8 बैलेट पेपर हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को वोट दिए गए। सिंघवी ने कहा कि वोट के नीचे एक हल्की सी लाइन थी जिसकी वजह से वोट को रद्द कर दिया गया था। सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ पेपर को मोड़ा गया था जिसकी वजह से वोट रद्द किया गया। कैमरे पर इसलिए देख रहे थे ये पता करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। सीजेआई ने सुझाव दिया कि हम एक काम कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के आदेश दे सकते हैं। 8 वोट जो निरस्त किए गए थे उन्हें सही माना जाएगा और उनको गिनती में शामिल किया जाएगा। और किस हिसाब से अनिल मसीह ने वोटों को काट के उसको चेंज किया है, पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चली, हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी टाइम दिया है। और जो 8 वोट्स थी, हाँ, जो 8 वोट्स थी जिनको इनवैलिड कहा जा रहा था, वो उन्होंने कहा भी इनको काउंट करो क्योंकि ये इनवैलिड नहीं है। जो आज फैसला आया वो कहीं ना कहीं आज सत्य की जीत है और आज लोकतंत्र को जिंदा रखा गया कि वो सभी ने पूरा दिल जान से जोर लगाया। और पूरा इंडिया अलायंस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एकमत होके वोट दिया। और इसमें आगे देखना कि बीजेपी का जो पर्दाफाश हुआ है पूरे इंडिया में ऐसे इनका पर्दाफाश होगा और ऐसे ही ये हर जगह जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर के साथ व्यवहार किया गया। कुछ बैलेट पेपर खराब हो चुके थे, इसीलिए रिजेक्ट उनको किया गया था, लेकिन इस वजह से ऑफिसर को चोर नहीं कहा जा सकता। जबकि जस्टिस पार्थीवाला ने कहा कि कल अनिल मसीह ने सफाई दी थी कि जो मतपत्र खराब हुए उन पर उन्होंने निशानी बनाई। ये दलील ठीक नहीं दिखती। वैसे भी वीडियो में दिख रहा है कि वहां हंगामा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस मामले में रिकाउंटिंग की मांग करते हैं। सीजेआई ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि 8 वोट जिसे निरस्त माना गया था उन्हें निरस्त करने का फैसला गलत था। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। सीजेआई ने कहा कि कल सवाल पूछने के बाद हमने पहले ही अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने को चेताया था। कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने की वह गलती है। कोर्ट ने मेयर चुनाव में रिजल्ट को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव कानून के अनुरूप नहीं था। सीजेआई ने कहा कि हमारा मानना है कि इस परिस्थिति में अदालत को दखल देना होगा। इस नाते हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया।
कोर्ट ने कहा कि 8 वोट जिन्हें अनिल मसीह ने रद्द किया था उन्हें सही माना जाएगा और जो उनको मिलाकर टोटल 20 वोट होते हैं, ऐसे में वो विजेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के, आपका बहुत स्वागत है सोहित जी। और राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। राजलक्ष्मी जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ करते हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जो चंडीगढ़ चुनाव को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर जो पूरा मामला सामने आया, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए दया जी, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसका स्वागत करता है। और जो सरकार वहां बनी है उनको हम बधाई देते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको लगा कहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, आप गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह डिसीजन दिया है उस पर कोई सवाल या निशान होना नहीं चाहिए। रही बात पक्ष विपक्ष की, वो राजनीति में सब चलता है। कुछ चीजें ऐसी है जहां दिल को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कई बार हम भी सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर हो चाहे दिल्ली के कोई और कई मामले हों, उन पर सुनवाई की है। और उसके बाद हमारे साथियों ने उस पर उंगलियां उठाई हैं, तो कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान लगाए। लेकिन मैं भी नहीं करूंगा और हमारी पार्टी भी इस पर ज्यादा फोकस कर नहीं रही है कि जो भी है, अब जिस तरह से डिसीजन आया उसका स्वागत है। अगली प्रक्रिया क्या होगी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी। उसका जो डिसीजन करना है पार्टी को बैठकर नेतृत्व, वो किया जाए। ठीक है, ये तो जो भी डिसीजन आया उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी ना विजय कौशिक जी। फिर ये सीधे सीधे आरोप क्यों लगाए जा रहा है कि देखिए अधिकारी की गड़बड़ी की वजह से ये पूरा मामला हुआ? फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं? अधिकारी किसके अधीन? सबसे पहली बात, अधिकारी का स्वार्थ क्या है? अगर कोई भी देश में क्राइम होता है तो ये देखा जाता है उससे लाभ किसको मिल रहा है। हाँ। तो उसी आधार पर तो पुलिस जांच करती है। तो ऐसे में तो सीधा सीधा लाभ भाजपा को हुआ था ना। और आपको शायद एक और कदम की जानकारी नहीं है कि भाजपा ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि अगर किसी तरीके से रिकाउंटिंग हो और या दोबारा मतदान हो, उस स्थिति में भी बीजेपी का ही कैंडिडेट जीते। इसके लिए आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़े जाने की खबर है। सारे अखबारों पर प्रमुखता से है कि बीजेपी ने अपना इंतजाम कर लिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किस तरीके से उसको खारिज करना है, ये काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। अधिकारी की क्या हैसियत है, उसे क्या लालच था, क्या स्वार्थ था, किसके आदेश थे? क्योंकि ये जो उम्मीदवार था ये इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार था और मोदी जी देश में एक संदेश देना चाहते थे कि ये कितना ही इकट्ठे होने, लेकिन बीजेपी इन सब की बाप है, इन सबको हरा देगी हर चीज में। उसी के चलते सारी बेईमानी की गई और देश की जनता ने देखा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोकतंत्र की हार थी कि किस प्रकार के भाई स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बहुमत किसके साथ है और उसकी वोटों का वैध करके, और इस तरह के कई मामले हो चुके हैं इस सरकार के राज में। इससे पहले हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर हुआ था, जब आर आनंद को जो वोटें पड़ी थी उनको निरस्त घोषित कर दिया गया और दूसरे कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। इसी तरीके से गड़बड़ इस बार के राज्यसभा चुनाव में हुई, जब हमारे अजय माकन जी को हराया गया। ये सब बीजेपी इस स्तर तक गिरेगी। ठीक है, ये सीधे सीधे देवेंद्र जी देखिए सीधे आरोप लग रहे हैं कि फायदा किसको हुआ, इस बात को समझना होगा। क्योंकि अगर कोई भी आरोप लगते हैं तो उसके पीछे की वजह को समझा जाता है ना, कि आखिर उसके पीछे फायदा किसको हो रहा है। कह रहे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा था। 8 वोटों को निरस्त करना एक बड़ी बात थी जिसको कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कर दी। ये कितनी बड़ी हार है आप लोगों के लिए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगा रही थी कि अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, वो चीजें अब सामने भी आ गई, कोर्ट ने भी उस चीज को माना है।
दया जी, जिस तरह से हमें क्वेश्चन मिल रहा है और आपने भी हमें कहा है कि भी ये आरोप हम पर लगा है, तो हमें हतोत्साहित होने की बात इसमें इसलिए नहीं है कि हम सरकार हैं, हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में प्रदेशों में हमारी सरकार है और विपक्ष का काम आरोप लगाना ज्यादा होता है और विपक्ष के पास क्यों लगते हैं? अच्छा नहीं बताइए, आरोप क्यों लगते हैं सर? देखिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ नेहा जी, हाँ। कि आरोप तो किस तरह से कहाँ कहाँ लगते हैं, हाँ। और कितने आरोपों से पहले लगे हैं। हाँ। मैं सिर्फ संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ आपके कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, आज उस पर डिबेट में बहस का हिस्सा हो जाएगा अगर मैं भी उसमें उसी तरह से करूं जैसे आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब से पहले क्या भी आया। करते हैं बताइए ना, क्या करते हैं? वो हंगामा करते हैं। हाँ। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंगित करते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि तीन तीन जो पार्षद है उनको तोड़ लिया गया या वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पूरी तरह से दोबारा से चुनाव कराने की तैयारी थी या नहीं थी? अच्छा बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी या नहीं चाहती थी कि दोबारा से हो जाए चुनाव? चाहते थे आप? क्वेश्चन आया आपका। हाँ। मैं नेहा जी एक चीज और क्लियर करूंगा। हाँ। कि आज पूरे देश के कोने कोने में, हर प्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे तक हो पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही या अपनी पार्टी छोड़कर रिटर्निंग ऑफिसर का बीमार हो जाना, नहीं आना, चुनाव को टालने की कोशिश करवाना, ये सब क्या था? आरोप क्यों लगते हैं सर? जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है ना, या नहीं आग लगे भी धुआं उठने लग जाता है? देखिए नहीं नेहा जी, मैं नहीं जीत सकता था। हमें कुछ करना होता। हाँ। हमारी वहाँ सरकार है। हाँ। हमने कोई ऐसा आक्षेप नहीं किया। हाँ। हमें हमारी सेंटर में सरकार है। हाँ। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी, ये तो अधिकारी को क्या था? अधिकारी को क्या दिक्कत थी कि 8 वोट निरस्त कर दिए गए थे? बात हुई है। नहीं, इससे पहले ये भी तो पूछ लीजिए हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में क्या हुआ? हर बार यही गड़बड़ क्यों होती है? बता दीजिए देवेंद्र जी। मुझे क्वेश्चन दोहराइए नेहा जी आप। नहीं तो सवाल ये है ना कि सर आप जिस तरह से बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं उन बातों पे तो आपको जवाब देना होगा ना। कि ये कहा जाता है कि देखिए ईवीएम चेंज कर दी जाती है, कहीं पर ईवीएम पकड़ी जाती है, कहीं पर कुछ, और ये तो जब मामला ही अलग है। खैर ये तो मेयर का चुनाव होना था, यहाँ पे तो बताया ये भी जा रहा था कि पूरी तरीके से आप लोगों की तैयारी थी कि आखिर दोबारा वोटिंग हो जिससे कि हमारा प्रत्याशी जीते। अब 8 वोटों को निरस्त करना या अधिकारी का खुद का ये फैसला था कि नहीं हम 8 वोटों को निरस्त कर देंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए? उनको क्या निजी फायदा था? देखिए नेहा जी, कितना शानदार क्वेश्चन आपकी तरफ से आया, उसमें कहीं ना कहीं जवाब भी सम्मिलित है कि अधिकारी अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी, जो उसकी जॉब है, सर्विस है, उसको दांव पर लगाकर ऐसा क्यों करें कि उसे उनको हमारा अगर कोई एविडेंस है, अगर हमारी कोई पार्टी के खिलाफ एविडेंस विपक्ष के पास है तो आप जाइए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी एक FIR दर्ज करा दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को, आप बोले तो सच के साथ बोलें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो रामायण होती है और जब हम जवाब देते हैं तो उसी पर महाभारत शुरू हो जाती है और डिबेट घूम जाती है। बहुत लोग सुनने के लिए बैठते हैं, सच पर बोला जाए, सबके साथ बोला जाए। मेरे जैसा प्रवक्ता कभी भगता नहीं है, क्वेश्चन पर सच के साथ बोलता है, जवाब देता है, तैयार करता है। तो बोलना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा, कहाँ भाग के जाइएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी जल्दी से। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई एक मुद्दा इनका नहीं है, देश भर में हर जगह इनकी यही स्थिति देखने को मिली है। किस तरह से उन्होंने शिवसेना कांग्रेस की सरकार गिराई, उनके लेटर्स तक मौजूद हैं। जिन सांसदों के खिलाफ, जिन विधायकों के खिलाफ CBI जांच चल रही थी, उनके ऊपर दबाव था कि सरकार गिराई। कोई एक जगह का मुद्दा हो तो बताइए। तो कह रहे हमारा क्या दबाव था? कह रहे हमारी सरकार है, वहाँ पर केंद्र में भी हमारी सरकार है, हम क्यों दबाव बनाएंगे? जिसका प्रत्याशी जीतेगा जीत जाएगा। क्या सबूत है आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग देश की संसद में जो रिपोर्ट पेश की जाती है और उसमें भाजपा के घोटालों की तरफ इंगित किया जाता है, उस कैग रिपोर्ट तक को नहीं मानते ये लोग। तो बताइए ना कौन से सबूत ये देखना चाहते हैं? नहीं आप ये मुझे बताइए, ये कह रहा है, अगर ये कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें सीधे सीधे लिप्त है,
या संलिप्त है, तो इसमें क्या ये कह रहे कि कोई तथ्य तो दीजिए हमारे खिलाफ। अगर ऑफिसर ने ऐसा किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया? ये कैसे तय होगा? सुनिए ना, सरकार तो मान ही नहीं रही थी ना, कोई गड़बड़ी हुई है, कोई बेईमानी हुई है, सरकार तो मान नहीं रही थी। हाँ। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का सबूत मंगा कर देख लिए। आप मुझे बताइए, क्या अगर मान लीजिए अफसर कोई, अब पहली बात तो अपने ऊपर करता नहीं, दूसरी बात जब सरकार ईमानदार होती तो साथ के साथ जब ही रिकाउंटिंग हो जाती। इसमें दिक्कत क्या आती है सरकार को? लेकिन दोबारा काउंटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि सरकार चाहती थी। जो सरकार चाहती है, सरकार करा रही है, हर गलत काम करा रही है, तो फिर मुझे ये बताइए ना भी फायदा किसका? मेयर किसका बना था? या उसके बनने के बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तब विरोधी पार्टी के पार्षदों को क्यों तोड़ा गया? ताकि अभी वो कह रहे तोड़ा नहीं गया ना, वो तो कह रहे हमने कहा तोड़ा, वो तो खुद आ गए। बाकी जगह भी हम ही तोड़ रहे हैं क्या? वो खुद ही आ रहे हैं आपके तमाम नेता या आम आदमी पार्टी के नेता। अभी सुनिए ना, मोदी जी ने जिन अशोक चौहान के ऊपर आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के अंदर, और ये कहा था कि भ्रष्ट आदमी जेल में जाना चाहिए, आज उसको बीजेपी में आती राज्यसभा दे दी। किस खुशी में दे दी? आप भी तय कर लीजिए कि जिनको चोर कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उनको इनाम मिलने शुरू हो जाते हैं। मुद्दे उस पे रहिए, अभी जिस मसले पे बात हो रही है उस पे आ जाइए। महाराष्ट्र नहीं जाना हमने। आप और क्या लेंगे? अच्छा, हमारी सरकार आने दीजिए। नहीं, इस मसले पे बताइए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें संलिप्त है, तो सवाल ये है ना कि अभी देवेंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसे क्या सबूत है आपके पास कि हमारी संलिप्तता उसमें सामने आ रही है? अधिकारी ने गलती की है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आ रही हूँ। राजलक्ष्मी जी, कितने आप अगर मोदी जी ये कहेंगे हाँ मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के सबूत हो लेकर आइए, तो कौन आएगा? सरकार इनकी है, कोई लेकर आएगा उन्हें फाड़ देंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? आपको मालूम है मोदी जी के खिलाफ आज इनके कथित जो भाजपा नेता हैं जो आम आदमी पार्टी में होते थे, उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि मोदी जी ने एक महिला को गायब करवा दिया, और विधानसभा में ये बात हुई थी। आज वो मिश्रा जी इनकी पार्टी के नेता है, कपिल मिश्रा जी। तो बात यह है कि सबूत देखेगा कौन? सबूतों पर कार्रवाई कौन करेगा? आप क्या सोचती है बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की है? नहीं की। ये तो मैं कहता रहा हूँ भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने सबूत देखकर होना तो ये चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट की अपनी पावर है कि भाई वो चाहे तो सरकार को तलब करे कि भी हाँ भाई ये जो हुई है इसके लिए नहीं, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया या ऐसा किया, ये तय नहीं हो रहा ना सर। उस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि सुन लीजिए ना, कोर्ट ने सुनवाई के बाद का सुनिए ना सर, कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे रद्द किए। कोर्ट ने कहा कि 8 वोट निरस्त करने का फैसला गलत था। पीठासीन अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। कोर्ट ने कहा यह भी कि मतपत्र खराब नहीं थे, ऑफिसर का बर्ताव गैर कानूनी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई हो। अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। क्या ये राजलक्ष्मी जी तय हो रहा है क्या? जो कोर्ट का आज वक्तव्य आया उसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आज ऐसा है कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो मान लिया है भाजपा ने भी और सभी पार्टियों ने उसको मान लिया, और यही होना चाहिए। और इसमें ऐसा है कि जो प्रक्रिया हुई कि जहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि हमने जो भी उनको थोड़ा सा संशय लगा उसमें उन्होंने मार्किंग किया हुआ था, तो वो मार्किंग करने की जो प्रक्रिया है, जो उन्होंने कहा कि हमने मार्किंग किया है उस पर, तो वो मार्किंग करने की प्रक्रिया को उन्होंने गलत करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो ये जो है अभी इस पर ये पूरी क्लैरिटी नहीं है कि वो सचमुच में उसमें कुछ गलत मार्किंग थे या नहीं थे। तो ये जो है, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा अभी भी विवाद, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें भाजपा का वाकई में उसमें कोई इल इंटेंशन था या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सचमुच में उस पे मार्किंग था या नहीं वो हमको पता नहीं। लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि उन्होंने क्या करना चाहिए था कि वो मार्किंग जैसे का जैसा है उसको दिखा देना चाहिए था सबको,
कि ये देखिए ये ऐसा है, इसके वजह से ये हमने इसको डिस्क्वालीफाई किया है। उस पे उन्होंने अलग से जाकर मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो है मेरे हिसाब से वो जो है उन्होंने जो प्रक्रिया किया वो गलत किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत करार कर दिया। तो ये अभी परिस्थिति ये है कि आज सभी कह रहे हैं कि आज समझे डेमोक्रेसी जो खतरे में थी वो आज बच गई वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि उनका धन्यवाद किया। तो मुझे आशा है कि यही अरविंद केजरीवाल कल जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट उनके समन्स के विषय में बात करेंगे तभी उस वक्त भी वो वही उसी सुप्रीम कोर्ट की उतनी ही आदर सत्कार करेंगे और उनके जो भी समन्स है उसको वो उसका ठीक उसका जवाब देंगे। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ये ठीक है या नहीं है, तो मतलब जुडिशरी पर ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है इस पर या जो भी वोटिंग प्रक्रिया है इस पर, मतलब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। ये एक नैरेटिव बन रहा है, मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी चुनकर आती ही नहीं, न पंजाब में चुनकर आती न दिल्ली में चुनकर आती, और दिल्ली में तो आपने देखा 2 बार। ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं राजलक्ष्मी जी लौटती हूँ आपके पास। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस बात का जिक्र अभी राजलक्ष्मी जी कर रही थी उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नहीं चोरी करती है। अरविंद केजरीवाल ने भी आज इस बात को कहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राजलक्ष्मी जी कर रही थी कि अगर ऐसा होता तो फिर कहीं और दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनती ना। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार है। लगातार कोशिशें की जा रही है, चुनाव जो हो रहा है निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, लेकिन इस बात को क्यों कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी की जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी कराती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी क्या ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कराती है या इस तरह से निष्पक्ष चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा पा रही है? इस तरह की बात तो नहीं कही गई ना। पीठासीन अधिकारी के बारे में कहा गया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू। ये भाजपा ने ही किया। ये जो पीठासीन अधिकारी थे ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे? बीजेपी को। उनके एक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी थे। और जैसा अभी विश्लेषक महोदय कह रही थी, तुम्हें पता नहीं है क्रॉस वगैरह के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी ने खड़े होकर कबूल किया है कि उन्होंने क्रॉस किया, और माननीय जज साहब ने इसीलिए कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ। अब मैं आता हूं वोटों की चोरी पे। मैडम कैमरे में है, माननीय जज साहब ने कहा है कि हमने देखा है, आप उस पर क्रॉस लगा रहे थे। नहीं, आप अभी कह रहे वो उस वक्त एक पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे और वो अपना कार्य कर रहे थे। उन्होंने अगर गड़बड़ी की तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहां पर ये बता दीजिए कि गलती है, या फिर कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जाके बोला या उनसे करवाया गया, ये कैसे तय होगा? मैं बता हाँ, ये कैसे तय होगा बताइए ना सर। यस मैं बता रहा। हाँ, जब ये कांड हुआ और फिर बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर के पद पे बिठा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग 7वें आसमान पे थे। अरे जीत लिया। और उसके बाद कल जब सुनवाई का टाइम आया तो इन्होंने अपने मेयर से इस्तीफा दिलवाया कि ताकि उच्चतम न्यायालय से ये डिसीजन ले सके कि अच्छा चलो भाई जाओ दोबारा चुनाव करवा लो। नहीं, इन सबके बीच आपने जो बात बोली, इन सबके बीच ये कैसे तय होगा कि ये बीजेपी ने करवाया है?
पीठासीन अधिकारी ने जो भी किया वो किया, जो गलती की उसका खामियाजा भुगता जाएगा। लेकिन जब मेयर चुन लिया गया, उसके बाद राजनीतिक पार्टी है सर, राजनीति तो करेगी, इस्तीफा दिलाएगी नहीं दिलाएगी वो तो उनका काम है, या उनका डिसीजन है, या उनका फैसला, उनका निर्णय। ये राजनीति नहीं है। हाँ, राजनीति का बहुत बुरा रूप उस दिन सामने आया कि जब देश के सामने ये दिखाने की कोशिश की गई कि जनता का वोट चाहे कुछ भी हो, हम उस वोटों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जब तक आप देखें नियमों में स्पष्ट है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो मतों को मतदाताओं को दिखाएंगे कि देखिए ये सही है, ये क्रॉस है, ये ऐसा है, वैसा है। उसके पहले ही उनको कुर्सी से उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आदमी लाके बैठा गए कि जीत गए जीत गए जीत गए। यही सबूत है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान ऑपरेशन था। देवेंद्र जी, अगर इस तरह से है सर, ये फिर कैसे सरकारी संस्थाओं पर विश्वास किया जाए? और अब तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो देवेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए उसका। दया जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा, जिस तरह से रमेश जी ने अपना पहले ही वक्तव्य में कहा था कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का इनका करा हुआ है, अच्छी बात है। आप जो है आपका काम भी है कि इंगित करते रहे हमेशा, लेकिन तब हम करते हैं जब बड़ा बुरा लगता है आपको। हम भी तो बात करते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, वो फेवर में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मांग कर रही थी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट पर सीधा इंगित किया, 2 उंगलियां उठाई। उसी के बाद जो है राम मंदिर का जब फैसला आया था तो आप सब लोग इकट्ठे होकर चिल्लाए थे, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी संस्थाओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई क्या हम नहीं बनाए? ये अब से पहले नहीं थी, 70 वर्षों से इस देश में काम नहीं कर रही सीबीआई। 16 से 17 वर्ष कांग्रेस ने जिसको निर्मित किया ईडी, आज वही कहती है कि उनके लिए खतरनाक होगी। भैया ये जब पहले नहीं चलती थी क्या, जब लोकतंत्र नहीं था इस देश में? आज हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? 75 और 84 भी याद करने कांग्रेस के मित्र की घटनाएं वो होती थी, कितनी सरकारें कब कब बर्खास्त हुई, किस किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई। क्या मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसी घटना हुई है? आप लोग इंगित करिए, लेकिन एक तथ्य के साथ करिए, और एक हद होती है हर चीज की, उसको पार मत करिए कभी भी। हम आपको बधाई दे रहे हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपको जब बोलने की बात आती है तो ईडी और सीबीआई पर भी आपने जिस तरह से आपको सम्मान मिलते हैं वो भी तो कोर्ट का मामला है। भाई डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहे मांगिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की ईडी और सीबीआई में सामना करने के लिए बैठा हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, आइए तर्क के साथ सबूत के साथ। आप मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना इस पूरे मामले में, गए ना सर, सुप्रीम कोर्ट तो गए थे इस पूरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट गए ना, वहीं से इंसाफ मिला है ना। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि इंसाफ हमें मिला है, शुक्रिया अदा किया है सुप्रीम कोर्ट का। ये तो कह रहे हैं कि जहां आप लोग नहीं जीतते वहां पर सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को तोड़ना चालू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं, कह रहे फिर ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, हर तरीके से सरकारों को गिराने में लग जाते हैं। ये जनतंत्र नहीं है। देखिए उस पर मैं पहले ही बोल गया, मुझ पर नेहा जी पता था कि आपका अगला क्वेश्चन जो मुझ पर दागा जाएगा वो सीबीआई और ईडी पर भी होगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको। और मैं धन्यवाद करता हूं बहन जी का, राजलक्ष्मी जी ने, उन्होंने विश्लेषण कर दिया, मेरे लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई नहीं है भरोसा तो बराबर में बात कर लीजिए, अमेरिका से बात करें या इंग्लैंड से बात करें, कोई एजेंसी मंगवा लीजिए, आपके पास सर्टिफाइड वकील है, उनसे जांच करा दीजिए, और वो जांच आपको सफल लगती हो, अच्छी लगती हो, आपके मित्र हैं पाकिस्तान, चाइना वगैरह, उनसे मदद मांग लीजिए। निष्पक्ष होना चाहिए ना, के इस बात को मानते हैं या नहीं मानते आप बताइए ना। कहीं ना कहीं तो आप ट्रस्ट करेंगे, देवेंद्र जी, कोई जगह होगी नहीं ट्रस्ट करने की। देवेंद्र जी, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव में गड़बड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बताइए ना। बिल्कुल होना चाहिए नेहा जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
मैं आपको अच्छा एंकर मानता हूं और आपकी डिबेट में हमेशा जो है सच के साथ बड़ी खिंचाइयां होती हैं और डिबेट घटती भी नहीं है। फिर मैं आ रहा हूं पॉइंट पर, फिर कह रहा हूं कि आपको अगर कहीं भी शक है, अगर आपको कोई भी चीज लगता है कि गलत हो रहा है, तो मैं फिर कहता हूं कि एविडेंस के साथ सिंपल जैसे वकील नाम मुझे लेना पड़ा आपकी वजह से, जो दुनिया में सर्टिफाइंग है, भारत की बात नहीं, वो आपके खेमे से सांसद भी है राज्यसभा के, क्यों नहीं जाते आप, क्यों देर करते, क्यों नहीं नंगा करते कि बताइए कहां कहां किस किस प्रदेश में कौन सी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ गलत कर रही है, कौन सी आपके विधायक है मैंने तोड़कर हमने सरकार गिराने का काम किया है, या हमने कांग्रेस के साथ कौन सा गलत काम किया, क्या अलोकतांत्रिक काम प्रक्रिया हमने की है, क्या ये लोग जो काम करते हैं वो सब रामायण और गीता है और राजनीति जब हो रही है राजनीति की बात करिए ना, सुनिए आज लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, सत्ता पक्ष के कौन से नेता पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, ये बता दीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता आया हूं हमेशा से और आज फिर दोहरा रहा हूं आपके बात, आप फिर एक बार कोशिश करें, अगर सत्ता में कोई भी एमपी कोई भी मंत्री आपको लगता है और आपका विश्वास है, तो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट गए ना, थोड़ा सा भी तक लेकर एक बार खड़े तो होइए, हिम्मत तो जुटाइए। अगर सरकार से कहीं किसी प्रदेश में देश में बचाने का काम करे तो नेहा जी हम उसके लिए दोषी साबित हो सकते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है, जिन लोगों के पास पैसा भरा हुआ है, जिन लोगों के यहाँ सड़कों में रुपया निकल रहे हैं, जिन सांसदों के घर से देखिए कितने लाख में 2.25 लाख करोड़ रुपया ईडी का जिक्र कर रहा हूँ, 10 के साथ बोल रहा हूँ आपकी डिबेट में, लेने का काम इकट्ठा करने का काम किया, जो विकास में काम आया, भारत की अर्थव्यवस्था में काम आया और पूरे विश्व के पटल पर आज भारत की गिनती होती है। क्या ईडी 16 वर्षों तक काम करने के लिए नहीं थी? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी में दोषी थे कि कांग्रेस क्या कर रही थी उसका बैठा हुआ? आज जो कितना बड़ा दोषी है नेहा जी, जो पैसा धनवान है, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके खिलाफ एविडेंस के साथ जाइए। कौन? नहीं सर, हिमंत बिस्वा शर्मा के सारे पाप धुल गए क्या? हिमंत बिस्वा शर्मा के जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे थे वो सब हट गए क्या? शुभेंदु अधिकारी के जितने भी ऊपर धब्बे लगे थे वो सब धुल गए क्या? जो अजीत पवार है उनके ऊपर जितने भी धब्बे लगे थे, चक्की पीसिंग वो पिस गई क्या? नहीं, मुझे ये बताइए कि ठीक है, बाकी जो आपके नेता हैं उन पर अगर विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं उठा पा रही या एविडेंस के साथ कोर्ट नहीं जा पा रही, एक अलग चीज है, लेकिन जिन पर आप खुद सवाल उठाते थे उनका क्या? देखिए नेहा जी, अच्छा क्वेश्चन आया। मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, आप केस की हेयरिंग कराइए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सारे केस में किसी भी एविडेंस में अगर कोई उसकी स्पीड घटी है, जांच रुकी है या दोष मुक्त कर दिया है, तो चैनल पर बैठकर साथ के साथ साबित कर दीजिए। हम आपका जो सम्मान करेंगे, जवाब दीजिए। बात को मानेंगे। क्या साबित करेंगे? जो चीज दिखाई दे रही है स्पष्ट है, नहीं कह रहे कोई सबूत नहीं है ना उस चीज का, ये कह रहे कोई सबूत नहीं है। सबूत है तो सामने रखिए। सुन तो लीजिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। डकैती भी यही मार रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर कोतवाल भी यही बने हुए हैं, तो जांच कौन करेगा? कौन उसके ऊपर निष्कर्ष देगा? मैं कहता रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट भी आखिर कितने मामलों में क्या क्या सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट की कितनी सुनवाई को मानते हैं। महाराष्ट्र में अगर आपको मालूम हो, विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस किस मामले में क्या क्या दखल देगी? मैं तो हैरान हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, जबकि ये वही बीजेपी सरकार है जिसके खिलाफ देश के जज सड़कों पर बैठे थे और कहा था कि भाई ये सरकार उनको काम नहीं करने दे रही। ऐसी स्थिति को एक डिपार्टमेंट की थोड़ी ना है, अनेकों डिपार्टमेंट हैं। और एक बड़ी सीधी सी बात है, अशोक चौहान के लिए तो खुद प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्ट कहा था और कहा था कि जेल जाएगा ये व्यक्ति। आज वो व्यक्ति राज्यसभा में चला गया भाजपा के द्वारा, आज आया, अगले दिन जो उसको राज्यसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया।
भाई ये रिश्वत नहीं है क्या? ठीक है, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से, मैं फिर राजलक्ष्मी जी का रुख करती हूँ। मैं नेहा जी एक चीज और दोहराना चाहता हूँ। देखिए डिबेट में जो है कितने लोग देखते हैं सुनते हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि डिबेट किस दिशा में घूम रही है। हमारे साथी जो हैं कौशिक भाई का हम बहुत सम्मान भी करते हैं और ये स्पष्ट बोलते हैं। इन्होंने नाम लिया है जिन नेताओं का, जहां जहां जिस प्रदेशों में आप भी कह रहे हैं, दिल्ली में बात करिए आप, दिल्ली के साथ पंजाब करिए, और कांग्रेस और जो हम बहन जी बैठी है ममता जी, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर दोषी हैं तो आपकी सरकारें हैं, आपके पास सब चीज है, आप अपने प्रदेश के कोर्ट के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर कितना अच्छा रास्ता बता रहा हूँ कि जाते क्यों नहीं आप लोग? अरे मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दोषी है और किसी ने दोष किया है, गबन किया है, तो वो भी नहीं बचना चाहिए। ये देश इस दिशा में बढ़ रहा है कौशिक जी कि पूरी दुनिया की तरफ उन्होंने हाथ उठाकर देख रही है। 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर, सिर्फ 10 सेकंड। आप आपने देश के में मौका दे दीजिए, 10 सेकंड। ठीक है सब पर चर्चा होनी सरकार की चाहिए। पावर्स है, क्या उन्हें कोई राज्य सरकार ले सकती है अपने हाथ में? कभी नहीं ले सकती। अगर सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है तो कोई राज्य कोई नई सीबीआई आपके अधीन थी, और बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, क्राइम हो रहा है तो उससे फायदा किसको है? अगर सरकारी गिराई जा रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है, फायदा किसको है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की ओपीडी की सरकार को कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और उसकी जगह वहाँ भाजपा की सरकार बनी, फायदा किसको? बड़ी सीधी सी बात है। चौकीदार ही चोर है। अब मुझे बताइएगा चोरी कौन तो रोकेगा? बड़ी सीधी सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही अगर लोकतंत्र की हत्या करवाई है तो लोकतंत्र बचाएगा कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट तो कैसे पहले से नहीं हुआ? राजलक्ष्मी जी ठीक है, सरकारी संस्थाओं का ठीक है ऐसे नहीं, ये तो देखिए जो भी केंद्र में जिसकी ऐसे नहीं, कानून व्यवस्था तक लेकर चर्चा का विषय है। ठीक है, ये बदमाशी होगा। देश के प्रधानमंत्री 10 लाख करोड़ का निवेश माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आपके प्रदेश में कर रहे हैं, आपके नोएडा जहां से बैठकर निवेश कर रहे हो, बताइए आप। चलिए ठीक है, देखिए ये एक बड़ा क्या नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए वाकई एक बहुत बड़े खतरे की बात है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहा। ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत नहीं है क्या? ईडी के छापे पड़ने, सीबीआई के छापे पड़ने ये एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा। कैमरे की देखरेख में अगर रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह की धांधली कर रहे हैं तो ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? राजलक्ष्मी जी। जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए ऐसा हुआ कि ये जो भी प्रक्रिया है, ये जो भी लोगों को ठीक नहीं लगा उसके ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में से उनको फैसला मिल गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी हुआ वो ठीक है, वो मतलब वो पूरा अभी उसके ऊपर उनका इंक्वायरी होगा, वो उन्होंने क्या किया, वो क्यों किया, वो सब तो बातें होगी। लेकिन ये प्रक्रिया तो आज है ना, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसके लिए सर्टिफिकेट पहले कभी ऐसा हुआ है क्या राजलक्ष्मी जी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये प्रक्रिया तो अभी भी है, ठीक है। मेरा सवाल ये है राजलक्ष्मी जी कि देश को आजाद हुए और चुनाव होते हुए एक लंबा वक्त बीत गया, कई दशक बीत गए, लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है कि चुनाव के ऊपर ऐसे सवाल उठे हो और कैमरे की देखरेख में रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह की धांधली कर दे? हुआ है क्या कभी? तमाम सरकारें आई, तमाम गई, तमाम सरकारें केंद्र में रही, लेकिन क्या इस तरह की धांधली आई है सामने जब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके और इस तरह से करना पड़ा? जी ऐसे केसेस हुए हैं पहले भी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो प्रक्रिया हुई और जिसके बाद में ये फैसला हुआ कि ये जो है ये हमको ठीक नहीं लगा, तो आप ये इसका रिकाउंटिंग करिए। तो ये जो प्रक्रिया है वो मेरे हिसाब से वो है। कब ऐसा हुआ? मैं राजलक्ष्मी जी नहीं समझ पा रही हूँ, ये कब ऐसा हुआ कि कैमरे की देखरेख में रिटर्निंग ऑफिसर ने 8-10 वोटों को कैंसिल कर दिया कि ये जी रद्द हो गया?
जी, इसीलिए मैंने आपको पहले बताते हुए वही कहा था कि पता नहीं उन्होंने क्यों वैसा मार्किंग किया, और वो जो मार्किंग उन्होंने वैसा किया तो उसको गलत ठहरा दिया गया कि मुझे भी लगता है कि लोकतांत्रिक देश में अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो पा रहा, उसकी काउंटिंग नहीं हो पा रही, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये अगर ये कहा जाए कि नहीं पहले भी ऐसा हुआ है, तो ये अपने आप में एक और सवाल है मैम, नहीं लगता? अलग अलग उदाहरण है कि कुछ ऐसे अलग उदाहरण है कि जहाँ पर ऐसे केसेस हुए हैं, आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो भी प्रक्रिया हुई और जिसके बाद ये जो निर्णय था उसको उलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसी से ये साबित होता है ना कि ये प्रक्रिया आज भी डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है वो ठीक है। तो ये अगर किसी को भी कोई भी विषय में कोई भी संशय है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर समझे कि ईवीएम में भी ये जो लोग कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है, तो ईवीएम की चेकिंग हुई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था। ईवीएम के विषय में नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, ईवीएम वाली एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारी प्रक्रिया जो है, ये जो चुनाव हुआ ये अलग चीज है। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे? रमेश जी जल्दी से बात रखिए। ये कह रहे थे कि पहले भी ऐसा होता रहा है, कौन सी नई चीज हो गई? देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं हाँ कि साहब खेला हो गया, और बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि देखो जी वहां तो खेला हो गया। हाँ। उन्हें ये समझना चाहिए हाँ। कि ये उनके मत के साथ खेला हो गया, उनके मताधिकार पे डकैती हुई है। लोकतंत्र इस तरह से कब क्रश कर दिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, कैमरे पर वोटों की इस तरह से हरकत और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मतों की गिनती होना, ये अपनी तरह का भारत के इतिहास में अनोखा केस है। पहले कभी नहीं हुआ, प्रेसिडेंस नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुला करके क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट कितना चिंतित है लोकतंत्र के अस्थायित्व को लेकर के, लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मैसेजिंग दी है। इस तरह से जो, और इसके पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब वहां के एक वकील साहब ने कहा कि साहब 3 तो इधर आ गए भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने पाए। आप सोचिए कोर्ट कितना चिंतित है। तो लगता नहीं है कि इस केस के बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई है? अभी तो हाल ही में लोकसभा चुनाव भी है, कैसे निष्पक्ष तरीके से होगा लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या नगर पालिका चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग का जो चयन है, अभी आपने देखा पिछले सेशन में चुनाव आयोग के चयन का कानून बदल दिया गया। नहीं, ये बात तो सही है देवेंद्र जी। चुनाव आयुक्त की अब नियुक्ति कैसे होती है, ये देखिए अब किसी से छुपे नहीं है। अब सवाल ये भी है ना कि जब बात निष्पक्ष चुनाव की होती है, ये कह रहे कानून ही बदल दिया गया, पैनल से सीजीआई का नाम ही हटा दिया गया। अब जो पारदर्शिता की बात की जाती है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं घालमेल दिखाई देता है। क्या नहीं लगता कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की साम दाम दंड भेद तमाम तरीके हम अपनाएंगे लेकिन सरकार अपनी ही बनाएंगे? मेरा जी, मुझे ये महसूस हो रहा है, वैसे आप हमारी छोटी बहन है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि आप जितना प्रवक्ता नहीं कर रहे उससे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ला रहे हैं बार बार। लेकिन आप नोएडा से बैठकर डिबेट कर रही हैं और आपको पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति का पूरा ज्ञान है, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो ऐसा भी ज्ञान है कि जो हमारे साथी ज्ञान झाड़ रहे हैं कि नगर पंचायत और पंचायत और क्षेत्र पंचायत और प्रमुख पंचायत, ये पंचायत के चुनाव होते नहीं थे, सरकार थी जिसे चाहे उसे बना दिया।
और आज सुप्रीम कोर्ट में भेजने की अगर कोई कारण है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारा विश्वास और लोकतंत्र है। इन लोगों ने तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए, प्रदेशों के कोर्ट तक नहीं जाने दिया था। ऐसा नंगा नाच होता था इन प्रदेशों में, ऐसा लोकतंत्र था। और आप मेरी बहन आप जानती हैं कि नोएडा की कानून व्यवस्था आप बता सकती हैं कि आज आप 1 बजे निकल कर नोएडा सर मेरा डिस्ट्रिक्ट बागपत है, 1 बजे आइए आप गाड़ी में बैठकर, कोई आप आपको व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रही, नजर भर कर नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही, ये है कानून, ये है नोएडा की बात नहीं कर रही, जिसकी बात कर रही तो चुनाव में धांधली क्यों करेंगे? ये तो सब काम है इनका एलिकेट। धांधली नहीं हुई क्या? आप बताइए ना, नहीं हुई थी क्या धांधली? सब दिखाई देते हैं, जो गलती डालते हैं उनको सब मुझे बताइए, पीठासीन अधिकारी की तरफ से सब ईमानदार दिखाई देते हैं। आपके प्रत्याशी को नहीं जिता दिया गया था क्या? वो क्या था? नहीं, चीजें तो सामने आनी चाहिए ना सर, वो क्या था? अगर हम हमारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हमारा प्रत्याशी जीतता, हमारी सहभागिता कैसे जीतता? बताइए ना, आपके कितने वोट थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कितने वोट थे, बता दीजिए। प्रक्रिया से जीता था। रिटर्निंग ऑफिसर की क्या वह चूक थी वो जानता है, वो गया है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जवाबदेही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जीत रहे थे या नहीं, मुझे इतना बताइए। नहीं, इस बाकी सब चीजें छोड़िए, आंकड़ों में आप जीत रहे थे या नहीं जीत रहे थे? संस्था है, सरकार है। देवेंद्र जी, आप नहीं कर सकते चैनल पर बैठकर। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। आप मुझे बताइए ना, आंकड़ों में आप जीत रहे थे या नहीं जीत रहे थे? कांग्रेस पार्टी प्लस आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी, आंकड़ों में आप जीत रहे थे या नहीं जीत रहे थे? मुझे इतना बताइए। मैं एक चीज स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए, फिर वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बताइए, आप मुझे आंकड़े बताइए ना सर, आंकड़ों में आप जीत रहे थे या नहीं जीत रहे थे, मुझे बताइए। देखिए, आंकड़ों की बात करो ना, आज का सर्वे निकाल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीट निकाल रही है। मैं 400 फिर आप 400 प्लस निगम के चुनाव पर जाकर हमको सुप्रीम कोर्ट मैं मेयर चुनाव की बात कर रही हूँ, मैं मेयर चुनाव की बात कर रही हूँ, मैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात कर रही हूँ सर। नहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसे नहीं होता ना सर। मैं दक्षिण की बात कर रही हूँ, आप उत्तर पहुंच जाते हैं, मैं उत्तर की बात करती हूँ, आप पूरब पहुंच जाते हैं, मुझे नहीं सुनना ना वहाँ का। मुझे ये बताइए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव आंकड़ों में आप हार रहे थे या नहीं हार रहे थे? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, चुनाव पर आप अगर बहस करें तो 2 घंटे की डिबेट और कम पड़ जाएगी। कि सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, 2 घंटे और डिबेट कर लेंगे। दिल्ली में निगम का चुनाव नहीं जीत रहे थे? क्या निगम के चक्कर में हमारी दिल्ली में नहीं हुई थी? क्या इतना टफ चुनाव था नहीं दिल्ली में जितना यहाँ हुआ है? आपने देखा हरियाणा में। तो नेहा जी, फिर आप कैसे इंगित कर सकते हैं? आपके पास कितने, आपके पास कितने पार्षद बताइए ना। फिर वही बात है, नहीं था हमारा। अगर ये 8 वोट खराब नहीं होते तो किसका प्रत्याशी जीतता, बताइए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हार के लिए लड़का कौन है? देखिए, बताइए, सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये एक्सेप्ट नहीं करें कि हमारे पास आंकड़े नहीं थे। इस तरह से गलत है सर, इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना देवेंद्र जी। नहीं, हार वो मानते हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो सच्चाई है उसे छुपाया नहीं जा सकता, उस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बहरहाल वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा और मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।